दोस्तों नमस्कार। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। बड़ा पुराना किस्सा है ये, लेकिन नया किस्सा यह है कि भारत के नीरो रोम पहुंच चुके हैं G20 में भाग लेने के लिए। और G20 का मतलब होता है दुनिया के सबसे ताकतवर और विकसित देशों की कतार। उसमें भारत भी शामिल है। यह अलग मसला है कि दुनिया के इन 20 देशों में, जिसमें एक यूरोपियन यूनियन भी है, वहां पर प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कमोवेश हर देश की कई गुना ज्यादा है। और उन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री जिस विमान से पहुंचे हैं वह दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान के बाद दूसरा सबसे कीमती विमान है। तो रोम पहुंचे प्रधानमंत्री दुनिया के एक गरीब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे रईसी के साथ पहुंचे हैं। और गरीबी और बदहाली का आलम इस बीच में देश के भीतर क्या हो चला है। 2020 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में खुदकुशी की तादाद बढ़ गई। चाहे किसानों की खुदकुशी हो, चाहे बेरोजगारों की खुदकुशी हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की खुदकुशी हो, चाहे दिहाड़ी मजदूरों की खुदकुशी हो। और इस देश का अनूठा सच यह भी है, नौकरियां अगर नहीं है वह तो ठीक, नौकरियों से निकाले जा रहे हैं वह भी ठीक, लेकिन इन परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के काम करने की स्थितियों को जी रहे हैं, वह भी केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों की रईसी आप देख लीजिए। और उन जगहों पर मंत्रियों के चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन बदहाली कैसे विकट होती चली जा रही है इसके लिए आपको कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री के निवास या प्रधानमंत्री के कार्यालय से चंद फरलांग की दूरी पर दिल्ली में एक कॉटेज एम्पोरियम है। जनपद सड़क पर यह मौजूद है। 7 मंजिली इमारत है, बहुत शानदार। ये इस इमारत में है तमाम तरह के देश भर के जो भी कॉटेज इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो वहां पर रखे जाते हैं। और बरसों बरस से वहां पर विदेशियों का आना लगातार रहा है। दुनिया के किसी भी देश से जब पर्यटक के तौर पर दिल्ली कोई पहुंचता है तो इस कॉटेज एम्पोरियम में जरूर जाता है। लेकिन इस कॉटेज एम्पोरियम के कर्मचारियों की स्थिति यह हो चली है कि बीते 10 महीनों से इन्हें वेतन तक नहीं मिला है। 500 कर्मचारी दिल्ली में काम करते हैं, कलकत्ता में काम करते हैं, बेंगलोर में काम करते हैं, चेन्नई में काम करते हैं। मुंबई की कॉटेज इंडस्ट्री और जो शोरूम था वह तो बंद हो चला है, लेकिन इन जगहों पर काम करने वाले कर्मचारी कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 20 साल से काम कर रहा है। और हमारी मुलाकात 25 साल से काम करने वाले कर्मचारियों के साथ हुई और खून के आंसू रोते हुए उन्होंने कहा, सवाल दीपावली का नहीं है, सवाल बच्चों के फीस देने का है। उस फीस को देने के लिए हमने पीएफ से पैसा निकाल लिया। और हमारे पीछे जो आप दीवार देख रहे हैं, आप भी जाइए कभी कॉटेज इंडस्ट्री जो जनपथ में मौजूद है, एम्पोरियम है, उसमें जाइए। शानदार चीजों से इस देश में क्या क्या बनता है ये आपको नजर आएगा। वहां पर डॉलर में भी लोग खरीदने आते हैं, यानी वहां पर करेंसी भी मायने नहीं रखती है। करेंसी एक्सचेंज की स्थितियां भी इस एम्पोरियम में है, क्योंकि देश का यह एकमात्र ऐसा सेंटर है जो तमाम चकाचौंध को जीता है, लेकिन उसको संभालने वाले लोगों को ही वेतन नहीं मिला है। 1-2 महीने से नहीं, 10 महीने से। कुछ ने बताया पीएफ का पैसा निकाल लिया, पीएफ का पैसा भी खत्म हो गया। भविष्य निधि यानी भविष्य के लिए जो पैसा जमा होता है वह भी वह निकाल चुके हैं। हमने जब उनसे जानकारी कुछ हासिल करनी चाहिए कि ऐसी बुरी स्थिति में परिवर्तन क्या हुआ है, तो जहां पर पैसा पेमेंट करते हैं वहां पीछे में मंत्री महोदय की एक तस्वीर लगी रहती है। बोले कल तक यहां स्मृति ईरानी थी, अब यहां पर पीयूष गोयल है, यानी मंत्री की तस्वीर बदल गई। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस देश के भीतर में कितने ऑफिसेज ऐसे हैं केंद्र सरकार के जहां पर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। हमने जानकारी हासिल करनी शुरू की तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए भी 2 विभाग ऐसे हैं जहां पर कर्मचारियों को 3 महीने तक का वेतन अभी नहीं मिला है, यानी 3 महीने लेट वेतन चल रहा है। इसका मतलब है बजट डगमगाया हुआ है, इसका मतलब है सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, या इसका मतलब यह है कि सरकार सिर्फ अपनी रईसी पर पैसा खर्चा करना चाहती है। ये सारे सवाल आपके जहन में हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया के 20 देशों की कतार में भारत जब G20 की बैठक में शामिल होता है तो भारत को सबसे बड़े बाजार के तौर पर समूची दुनिया देखती है। और उस बाजार के भीतर का खोखलापन यह है कि अभी तक हम लोग सिर्फ
जिक्र जब करते थे तो एग्रीकल्चर का जिक्र करते थे, और एग्रीकल्चर की स्थिति कितनी बुरी और बदतर होती चली जा रही है, ये अपने ही धान में, उपजाए हुए धान में आग लगाते हुए किसानों की तस्वीर जो एक के बाद एक उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, वह बेचैन करने वाली है। मंडियां जिस तरीके से धराशायी हो रही है, और यह तस्वीर मध्य प्रदेश से आती है, पंजाब से आती है, हरियाणा से आती है, उत्तर प्रदेश से आती है, यह भी बेचैन करने वाली है। और इन सब के बीच खाद को लेकर जो संकट गहराया है देश में, उसमें कतार में लगे लगे कतार छोड़ दिए तो उसके बाद फिर से दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा, कतार छोड़ नहीं सकते हैं। और उस दौर में कतार में लगे हुए प्यास भी लगे, रोटी भी चाहिए, ना मिले तो वहीं पर मौत हो जाती है। यह स्थिति भी इस देश में है। लेकिन G20 की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री रोम पहुंच चुके हैं। हमने जिस बात का जिक्र किया, हमने उसके लिए निकालना चाहा कि प्रधानमंत्री जिस विमान से गए हैं उसकी कीमत जो है वो तकरीबन 9,000 करोड़ है। सरकार कहती है 9,000 करोड़ नहीं है, ये 8,458 करोड़ है। यही कहा कीजिए तो यही मान लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान जो एयरफोर्स 1 है, उसी तर्ज पर एयर इंडिया 1 नाम दिया गया प्रधानमंत्री के इस विमान का, जिससे उड़ान भरकर वह रोम पहुंचे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान की कीमत जो है वो 30,300 करोड़ है, और उसके बाद कोई ऐसा जहाज किसी के पास नहीं है जो कि एक लिहाज से आप यह सोचिए कि 1,000 करोड़ भी पार कर सके। कल्पना कर सकते हैं कि फ्रांस के प्रधानमंत्री ने 2 या 3 साल पहले जब टोक्यो से लौट रहे थे तो उन्होंने एक चार्टेड कर लिया, और उसका किराया 3 करोड़ आ रहा था, यानी तकरीबन 3.5 लाख यूरो। उसको लेकर पूरे देश में हंगामा मच गया। लेकिन भारत में रईसी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, चकाचौंध लगातार दिखाई देते रहना चाहिए। लेकिन देश के भीतर की स्थिति, हम जब एग्रीकल्चर का जिक्र कर रहे थे, आज हम एग्रीकल्चर का जिक्र नहीं करेंगे। आज हम जानबूझ के आपसे टेक्सटाइल का जिक्र करेंगे, क्योंकि भारत में एग्रीकल्चर के बाद, यानी कृषि के बाद, टेक्सटाइल ही वो क्षेत्र है जहां पर सबसे बड़ी तादाद में इस देश के लोगों का पेट उस इंडस्ट्री से जुड़कर भरता है। तकरीबन 10.5 करोड़ लोग, 4.5 करोड़ लोग परमानेंट, और तकरीबन 6 करोड़ 75 लाख अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ, उसके साथ ठेके पर जुड़े रहते हैं। जब हम ठेके और दिहाड़ी का जिक्र करते हैं तो हमें लगता है, तुरंत हमारे जहन में एनसीआरबी का डाटा आता है, जो और बेचैनी पैदा कर देता है कि किसी देश का प्रधानमंत्री करोड़ों में इस देश की नई पार्लियामेंट बनाने पर तुल गया हो कि हम सेंट्रल विस्ता बनाएंगे, अपने लिए नया विमान लेकर जा रहा हो। उस परिस्थिति में 2020 का, यानी पिछले बरस का जो एनसीआरबी का डाटा आया है, वो बताता है कि भारत में खुदकुशी लगातार बढ़ती चली जा रही है, और वो हद से ज्यादा बढ़ गई है। हम टेक्सटाइल के 10 करोड़ लोगों का जिक्र करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा खून जला लीजिए और इस बात को सुन लीजिए कितनी बड़ी तादाद में, क्योंकि एनसीआरबी ने जो कल ही डाटा जारी किया उसके मुताबिक इतनी बड़ी तादाद में भारत में खुदकुशी लगातार बढ़ती चली जा रही है। किसानों की खुदकुशी का हर दिन का आंकड़ा 29 किसान है, यानी साल भर में 10,677 किसानों ने खुदकुशी कर ली। सबसे ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की महाराष्ट्र में 4,000 किसानों ने, उसके बाद कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। इन तमाम जगहों पर किसानों की खुदकुशी में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि 10% इजाफा हो गया है। कहीं 8.5%, कहीं 9.5%, कहीं 10% तक इजाफा हो गया है। मसला सिर्फ किसान का नहीं है। किसान के बाद जैसे ही आप आएंगे, आपके जहन में बेरोजगार इस देश में आएंगे। रोजगार है नहीं, बिना वेतन के भी काम करने वाली स्थिति जो हम आपको बता रहे थे इस देश में। सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसी में लगभग 500 इंप्लाई काम करते हैं, जिनको 10 महीने से वेतन नहीं मिला है, और इनके शोरूम बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में चारों जगहों पर मौजूद हैं। ये एक लिहाज से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पहचान इस देश की जीडीपी में 2% की हिस्सेदारी की रही है। ये एक्सपोर्ट भी खूब करते हैं, लेकिन सारी चीजें इस दौर में कोलैप्स कैसे कर गई, इस पर आए। हमें लगता है इस डाटे का जिक्र आपसे कर लेना चाहिए, जिस डाटा का हम जिक्र आपसे करना चाह रहे थे। 29 किसान 2020 में, जो लॉकडाउन का दौर था, कोरोना का दौर था, लोग घरों में बंद थे, 29 किसान हर दिन खुदकुशी कर रहे थे। बेरोजगार 42 बेरोजगार हर दिन खुदकुशी कर रहे थे, और साल भर में 15,600 किसान बेरोजगारों ने खुदकुशी की है।
जो सेल्फ एम्प्लॉयड, जो सरकार कहती है कि देखिए हमने स्टार्टअप के लिए पैसा दे दिया, मुद्रा योजना बांट दी, उसमें लोगों के पास खूब पैसा है और अब कोई दिक्कत किसी को होती नहीं है, तो आप चिंता मत कीजिए, उनकी तादाद पहली बार खुदकुशी में ज्यादा बढ़ गई और वो सुसाइड जो था वो 17,289 तक पहुंच गया। यानी हर दिन 47 लोग खुदकुशी कर रहे थे जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे। एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, एम्प्लॉयमेंट जहां है वहां वेतन नहीं है और सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनकी स्थिति भी नाजुक हो चली है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इसके बाद जब दिहाड़ी मजदूरों का हम जिक्र करेंगे तो दुनिया के किसी भी देश में हर दिन किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए 100 लोग खुदकुशी नहीं करते हैं, लेकिन दिहाड़ी मजदूरों का सरकार की एनसीआरबी का डाटा बतलाता है 103 दिहाड़ी मजदूर डेली वेजेस भारत में 2020 में इस बंद के दौरान, जिसमें 5 किलो अनाज सरकार जिंदा रहने के लिए हर 80 करोड़ लोगों को दे रही थी, उस वक्त भी कोई कैसे खुदकुशी कर गया। लेकिन सरकार का आंकड़ा है 103 लोगों ने खुदकुशी की हर दिन, और यह आंकड़ा पूरे साल का 37,638 का है। अब जब इन परिस्थितियों का हम जिक्र कर रहे हैं तो लौट के आइए जो बिना वेतन कॉटेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के भीतर में जो काम करते हैं, जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जहां मंत्री बदल गया लेकिन परिस्थिति नाजुक से नाजुक होती चली गई। घर कैसे चलेगा? पानी पी पी के बैठे हुए हैं आप लोग जो खरीदने आते हैं, जो जहां पर पैसा लिया जाता है, रिसीव किया जाता है, वहां पर हमने देखा वो शख्स पानी पी रहा था और उसके दर्द जो था उसकी आंखों से छलक रहा था किस परिस्थिति में, और कह रहा था हम किससे कहें, सरकार ही चलाती है और सरकार ही नहीं चला रही है और सरकार बंद भी नहीं कर पाती और हम बंद होने से पहले कहां चले जाएं, इसे छोड़कर कहां जाएं, रोजगार कहां मिलेगा। यह दर्द है ऐसे लोगों का जो 20 से 25 साल तक उन जगहों पर काम करते आए हैं। उन्होंने देखा है इस देश की कॉटन इंडस्ट्री को डेवलप होते हुए, उनको भी सरकारी कर्मचारी के तौर पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अपनी हालत क्या है, और उसमें भी कॉटन को लेकर तो दुनिया में भारत का कॉटन, भारत का सिल्क दुनिया में राज करता था। और आज से नहीं, जब ब्रिटिश सत्ता यहां पर थी और उसकी गुलामी थी भारत में, वह भी इस दौर में भारत के भीतर में उस कॉटन को दुनिया भर में पसंद किया जाता था और मैनचेस्टर का कपड़ा भी भारत के कपड़े के सामने टिक नहीं पाता था। लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि भारत उस प्रतिस्पर्धा में ना सिर्फ पिछड़ता चला गया बल्कि अर्थव्यवस्था ऐसी डामाडोल हुई कि इस वक्त 2 जून की रोटी के लाले पड़ गए उन अधिकारी, कर्मचारी, मजदूरों के सामने जो इस देश के भीतर में मिलें चलाते थे। हमें लगता है ये जरूर जानना चाहिए, क्योंकि जब इस बात का जिक्र होता है तो प्रधानमंत्री की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश की है और वह खुद गुजरात से आते हैं, तो हमने जानबूझ के सोचा क्यों ना गुजरात और उत्तर प्रदेश का ही जिक्र किया जाए। और उत्तर प्रदेश के भीतर में कानपुर और नोएडा, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 10,000 टेक्सटाइल और गारमेंट यूनिट्स हैं, सभी खस्ता हालत में है। नोएडा जैसी जगह में 3,000 टेक्सटाइल यूनिट है, हर जगह 100 से ज्यादा इंप्लॉय काम करते हैं, खस्ता हालत में है। कानपुर में खस्ता हालत में है, गोरखपुर में खस्ता हालत में है। उत्तर प्रदेश का जिक्र है। और दूसरी तरफ सूरत का पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है धराशायी हो चला है। उसकी वजह बहुत सारी है, हमने किसी चीज को चलाना सीखा ही नहीं। इस देश की इकोनॉमी को नहीं चला पाएंगे तो क्या होगा। सूरत से जानकारी निकल कर आती है कि यहां पर जो कोयला हमें मिलता है वह दरअसल भारत के भीतर में जो कोयला लिग्नाइट कोल हम यूज करते थे, जो सूरत और भरूच में था, उसकी भी कीमत बढ़ गई और उससे बेहतरीन उसी कीमत में कोयला इंडोनेशिया का आने लगा। इंडोनेशिया के कोयले की कीमत भी बढ़ गई। अगर 2 साल पहले वो कीमत 4 से 5,000 रुपए प्रति टन थी तो वो बढ़ते बढ़ते 14 से 15,000 रुपए प्रति टन तक आ गई। जो लिग्नाइट कोल है जो यहां पर होता था वह भी 5,000 से बढ़कर 12-13,000 हो गया। तो फिर यहां का लिग्नाइट जो कि कॉम्पेटिवली ज्यादा मुश्किल होती है उसके जरिए इंडस्ट्री चलाना, तो हमने इंडोनेशिया का कोल ले लिया, कॉस्टली होता चला गया। इस दौर में हाइड्रो जो था वो 60 रुपए केजी से बढ़कर 200 रुपए केजी हो गया। जो फॉर्मिक एसिड है वो 32 रुपए से बढ़कर 150 रुपए हो गया। सूरत के भीतर 350 डाइंग और प्रिंटिंग मिलें जो हैं, जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स तकरीबन 5 लाख काम करते थे, आज किसी के पास काम नहीं है। यह है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हाल। यह है कॉटन उपजाने वाले किसानों की बदहाली, इसी से जुड़ी हुई है।
कोई सिस्टम और कोई साइकिल जो बनी हुई थी, वो साइकिल भी इस दौर में चरमरा गई जो 200-300 साल से भारत में बनी हुई थी। किसान कपास उपजाएगा, वो कपास कैसे मिल में जाएगी, वहां से कैसे बुनकरों के पास पहुंचेगा, बुनकर कैसे कारपेट से लेकर सारी चीजें तैयार करेगा, कपड़ा से लेकर सारी चीजें अपने अपने तरीके से वो दुनिया के बाजार में वह चीजें प्रोडक्ट राज करेगी और उसका सिस्टम एक रहेगा। तो ये 300 सालों से 400 सालों से जो चली आ रही परिस्थितियां थी, वो मौजूदा वक्त में इस तरीके से धराशायी हो गई कि जो 10 करोड़ लोग इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वह खून के आंसू रो रहे हैं। हम इन बात का जिक्र इसलिए भी आपसे करना चाहते हैं क्योंकि जरा इस बात को समझने की आज कोशिश कीजिए। भारत बार बार इस बात का जिक्र करता है कि हम चाइना के साथ कोई संबंध नहीं बना रहे हैं, लेकिन कल्पना कीजिए, चाइना ही वो देश है जहां से सबसे ज्यादा कॉटन भारत में, टेक्सटाइल जो है सबसे ज्यादा वहां से भारत में आता है, भारत इंपोर्ट करता है। 35% टोटल भारत जो इंपोर्ट करता है, वह उसका 35% चाइना से आता है। सेकंड नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है जो 10% करता है। फिर बांग्लादेश है जो 9% करता है, वियतनाम 5% करता है और इंडोनेशिया 3%। भारत जो सबसे ज्यादा बाहर भेजता है उसमें अमेरिका है, 24% भेजता है। उसके बाद यूएई है, 7% भेजता है। लेकिन उस फहरिस्त में चाइना नहीं आएगा। चाइना से आप 35% लेते हैं, आप वहां नहीं कुछ बेच पाते हैं। उसका कपड़ा, उसका थ्रेड सस्ता क्यों है? और हम उस प्रतिस्पर्धा में दुनिया के बाजार में नहीं टिक पाए। इसी का असर हुआ कि एक्सपोर्ट धीरे धीरे कम होते होते ऐसी परिस्थिति में आकर खड़ा हो गया। अगर हम एक रेशियो आपको बताएं कि क्या स्थिति किस रूप में कम होती चली गई है, तो 2015-16 में अगर वो 37 बिलियन डॉलर था एक्सपोर्ट, तो वह घटकर पिछले साल तक वो लगभग 33 बिलियन डॉलर पर आ गया। और इंपोर्ट जो हम लोग करते थे वो बढ़ गया। पहले अगर 2015 में जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस समय अगर लगभग 5-5.5 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट होता था, तो वो बढ़ते बढ़ते अब 9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है। भारत के भीतर में खोखलापन और ज्यादा भारत की पूरी इकोनॉमी को खोखला करते चला जा रहा है। और सबसे ज्यादा इस देश का पेट भरने वाला किसान, खेती और उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वह पूरी इंडस्ट्री किस रूप में धराशायी हो गई, उसका एक और नज़ारा हमें लगता है इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि भारत की अपनी पहचान बहुत साफ तौर पर दुनिया में राज करने वाली रही है। भारत का सिल्क, अब आप कल्पना कीजिए कि भारत के सिल्क की पहचान जो थी, आज की तारीख में वो माइनस ग्रोथ में आ गई है। जो हमारा एक्सपोर्ट था वो -0.64 हो गया, इंपोर्ट था वो बढ़ गया, 4% तक बढ़ गया। दूसरी तरफ जो हमारा खास तौर से कॉटन है, कॉटन इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का कॉटन की पहचान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बाखूबी होती रही है। लेकिन उसका गवर्नमेंट का जब डाटा, जो आखिरी डाटा सरकार ने जारी किया, वो जब हमने देखा तो जानकर हैरत होगी कि 7,888 मिलियन डॉलर से घटकर वह पिछले 2018 तक था 7,888, उससे पहले और ज्यादा था। लेकिन 2019-20 में यह घटकर 5,336 बिलियन डॉलर तक आ गया, यानी लगभग -27% हमारा एक्सपोर्ट खत्म हो गया। इस बदहाली की प्रक्रिया के भीतर में दुनिया के बाजार में G20 में खड़े होकर सबसे रईसी के साथ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी किस बात का एहसास कराएगी? और क्या यह एहसास वाकई उस एहसास को जीने वाला होगा जो इस देश के भीतर में कोई भी मजदूर, कोई भी किसान, कोई भी बेरोजगार और कोई भी सेल्फ मेड जो खुदकुशी करने की स्थिति में आकर खड़ा हो गया है, उसके भीतर कोई उत्साह, उमंग, उम्मीद जागेगी? ये सारे सवाल हैं। और इन सवालों के दायरे में एक आखिरी सवाल यह है कि दुनिया ने अपने तौर पर दुनिया को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे बनाए। G20 सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उसी की उपज है। और उसी के बाद IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके बाद वर्ल्ड बैंक और उसी के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO, जिसके नियम कायदे भारत भी स्वीकारता है। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं की उपज है, G20 की उपज है। इस G20 देशों की जो जरूरत है अपने बाजार के लिए, उसमें भारत इनके लिए अनुकूल बैठता है।
यानी अपने प्रोडक्ट्स को भारत के कंज्यूमर के सामने कैसे खपाना है, इसके लिए G20 के तमाम देश बेचैन रहते हैं। उन देशों में चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूरोपियन यूनियन हो, रशिया हो, जापान हो, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी G20 देश हैं। चाइना, कनाडा, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मैक्सिको, टर्की, किसी के भी पर कैपिटा इनकम भारत से ज़्यादा है। ये सारे लोग चाहते हैं भारत में अपना माल, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो कॉटन का हिस्सा हो, हर कोई भारत के मार्केट पर कब्जा करना चाहता है। और हम उस बाजार के हम प्रधानमंत्री हैं, यह दुनिया के सामने अगर हम सीधे तौर पर कहें तो। लेकिन भारत में कामगार, भारत का प्रोडक्ट, भारत की इंडस्ट्री, भारत का कच्चा माल, भारत का बाजार, व्यापार, पूरी व्यवस्था और पूरा ढांचा इस दौर में अगर कंगाल हो चला है, तो क्या हम दुनिया पर आश्रित हो रहे हैं? और G20 की मौजूदगी मौजूदा वक्त में इसी बात को लेकर है, या फिर 9,000 करोड़ के विमान से रोम पहुंचकर भारत के प्रधानमंत्री इस बात का एहसास दुनिया को कराना चाहते हैं कि देखिए, इतनी बड़ी जनसंख्या के मालिक आपके सामने खड़े हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी दुनिया के भीतर में आने वाले वक्त में एक शानदार भारत को रख पाएगी। और तब तक आप भारत में इन्वेस्टमेंट कीजिए, भारत के भीतर में उन तमाम परिस्थिति को लेकर आइए जिससे आपको मुनाफा हो। लेकिन हम आने वाले वक्त में खड़े होंगे, किस चीज की नुमाइंदगी किस रूप में की जाए। हालांकि दुनिया में बहस क्लाइमेट चेंज की है, महामारी को है, हेल्थ सिस्टम को लेकर है। इन तीनों चीजों से भारत बहुत पीछे खड़ा हुआ है। आखिरी बात, क्या वाकई जितना खर्चा जिस रूप में सरकार अपने ऊपर कर रही है, इसको क्या वह कर्मचारी जो कॉटन इंडस्ट्री और एम्पोरियम में बैठा हुआ है, खून के आंसू रो रहा है, वो नहीं देख पा रहा है? इस देश का किसान जो हर बरस 10,000 से ज़्यादा खुदकुशी कर लेता है, इस देश का बेरोजगार जिसकी खुदकुशी की तादाद बढ़ गई, जो सेल्फ मेड था वह भी खुदकुशी कर रहा है। इन परिस्थितियों से क्या हर किसी ने आंखें मूंद ली हैं, या फिर सत्ता की आंखें मूंदी हुई हैं और सत्ता ये मानकर चल रही है कोई नहीं देख रहा है? तो शायद ये भ्रम है, क्योंकि जब खाद तक की स्कैरसिटी इस देश के भीतर में हो जाए तो सवाल ये नहीं है कि 5 किलो मुफ्त में अनाज देकर आंख बंद करके रईसी के साथ दुनिया घूमने का मौका फिर से आ गया, उस दिशा में चल दिया जाए। दुनिया के तमाम देशों की इकोनॉमिक साइकिल के तहत भारत मौजूदा वक्त में विकासशील की सीढ़ियों से नीचे उतर चुका है और भारत अपने साउथ एशिया में भी सबसे पिछड़े देशों की कतार में खड़ा है, भूखमरी के कतार में खड़ा है। लेकिन हमारी उड़ान अभी भी अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने की है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा हवाई जहाज एयरफोर्स 1 की जगह एयर इंडिया 1 बनाकर करने की है। यह सोचने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।